नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। G20 का समापन हो चुका है और ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि हमने एकता का संदेश दिया है। रूस अब भी यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। G20 यूक्रेन में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से कहा गया है और ये बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि G20 यूक्रेन में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। हमने एकता का संदेश दिया है। रूस अब भी यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। तमाम बातें देखिए G20 के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से की गई। तो G20 में महाशक्तियों का महासमागम रहा। ऐसे में तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, जिस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से ये कहा गया कि हमने एकता का संदेश दिया है। उधर भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का भव्य समापन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 को आधिकारिक समापन की घोषणा की है। ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता सौंप दी गई है। पीएम ने G20 के नेताओं का धन्यवाद अदा किया। वैश्विक सुझावों पर अमल की जरूरत है, प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंप दी है। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। ब्राजील अगले साल होने वाली G20 समिट का आयोजन करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है और इसके साथ दुनिया के संस्थानों को भी बदलने की जरूरत है। सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। उधर G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत दुनिया के दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर सुबह सभी नेताओं की अगवानी की। राजघाट पहुंचने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, IMF चीफ क्रिस्टलिना
जॉर्जिया बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग शामिल हुए। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं का स्वागत किया और अंगरखा उनको पहनाया। जब पीएम मोदी नेताओं का स्वागत कर रहे थे उस वक्त बैकग्राउंड में बापू कुटी का चित्र दिखाई दे रहा था। बापू कुटी महाराष्ट्र के वर्धा के पास सेवाश्रम में स्थित है। 1936 से लेकर 1948 तक बापू यहीं निवास करते थे। पीएम मोदी ने नेताओं को बापू कुटी के महत्व के बारे में समझाया। ये तस्वीरें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो राष्ट्रपिता को नमन किया गया है। तमाम राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे थे राजघाट पर और वहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। अमृतकाल में विश्व मंथन हुआ है। G20 का समापन अब हो चुका है। महाशक्तियों का ये महापर्व। तो देखिए महाशक्तियां जो हैं उन्हें आप देख सकते हैं। राष्ट्राध्यक्ष जो पहुंचे, जिन्हें अंगरखा पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। जो बाइडेन को आप देख सकते हैं, ऋषि सुनक को आप देख सकते हैं। तमाम राष्ट्राध्यक्ष सुबह सबसे पहले राजघाट पहुंचे, बापू को नमन किया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा इस दौरान भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में महात्मा गांधी का एक खास रोल है, एक खास महत्व है। उधर भारत में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए असम के सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। It was momentous because in a normal multilateral process you have to go right up to the end of any summit to attain an outcome document or consensus on an outcome document. In today's day of, I would say, differing views on geopolitical issues, the fact that we have come up with a consensus document with the support of each and every one of our G20 partners on the first day of our presidency, when the Prime Minister announced in the early afternoon that we have not only reached a consensus on the New Delhi Declaration, but we have adopted the New Delhi Declaration. I think that came as a tremendous positive news. Also came as a surprise to many people that we could achieve this momentous outcome. प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में जो G20 का बैठक हुआ, पहला बार साउथ अफ्रीका को फुल मेंबरशिप मिला। साथों साथ जो साझा डिक्लेरेशन था वो भी अनएनिमसली पास हुआ है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, भारत के लिए एक महिमा मंडित समय था और हम सब भारतवासी अपना प्रधानमंत्री को लेके बहुत हम लोग प्राउड है और
लगता है कि भारत को जो विश्व में जो एक बहुत बड़ा मोमेंट दिया, बहुत बड़ा स्थान दिया, इसीलिए इतिहास हमेशा नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करेगा। दिल्ली का जो घोषणा पत्र है जिसमें सर्वसम्मति हुई है, जो विषय लाए गए हैं, यह भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी बधाई दी जाए, वह कम है। मैं बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, और जो विश्व के तमाम सारे नेता हमारे भारत में आए हैं, हम अतिथि देवो भव का जो संस्कार है उसका पालन कर रहे हैं। हमारे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व नेताओं का स्वयं स्वागत करने का भी काम किए, और भारत की संस्कृति क्या है, चाहे वह कोरोना का सूर्य मंदिर का स्वरूप हो, उसको भी दुनिया ने देखा है, और कल जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्वरूप था, शाम को डिनर के समय भी देखा है। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता। बैठक के बाद पीएम मोदी का बयान आया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सार्थक बैठक हुई है। हमने कई विषय पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ दोपहर के भोजन के समय एक बहुत ही सार्थक बैठक हुई। हमने कई विषय पर चर्चा की है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं कि भारत फ्रांस संबंध प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ सार्थक बैठक हुई है। कई विषय पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, क्योंकि देखिए G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा था, ऐसे में वैश्विक स्तर पर देखिए इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। In my meetings with business leaders, with the different ASEAN leaders or other partners, there is a real enthusiasm for Canada and for our engagement in the Indo-Pacific region. This is good because our goal coming here is to create more good jobs for Canadians, make life more affordable, and foster economic growth that benefits everyone. Les gens reconnaissent que le Canada a beaucoup à offrir. On va continuer de créer des opportunités d'affaires pour nos entreprises canadiennes et on va continuer d'être une influence positive dans la région et à travers le monde. Merci beaucoup tout le monde. We will now start the question and answer period. First question goes to Annie Bergeron, CTV. Hi, Prime Minister. I'm wondering if you can say why you signed on to and agreed to a leaders' declaration that does not condemn Russia for its illegal invasion of Ukraine. If it was just up to me, the leaders' declaration would have been much stronger, particularly on Ukraine. If it was just up to other countries around the table, it would have been much weaker, particularly on Ukraine. The G20 is an extremely disparate group, and we worked very hard to get as strong language as we possibly could. Based on the language in the declaration, Ukraine is saying that there is nothing to be proud of from this summit. Do you feel like you've let down Ukraine and the summit itself? These summits are always an extraordinarily important moment to come together to deal with big global issues. And we all rolled up our sleeves on tackling the challenges of food insecurity, of energy insecurity, of disrupted supply chains, particularly caused by the war in Ukraine that Russia illegally chose to launch. This is an important time to come together and hear and put pressure on countries that do not align with our values. And in that, we will continue to do it. Global problems have global solutions, and that's why being here today was really important. Bonjour, Monsieur Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. En me basant sur ce que vous venez de dire, vous auriez aimé que le langage sur l'Ukraine
soit plus fort, d'autres pays auraient préféré que ce soit plus faible. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer de quelle façon le compromis est utile et nécessaire dans cette situation-là pour l'Ukraine? Many of the countries defending democracy and human rights are unfortunately remaining quite silent in the face of such barbaric acts. Under the protection of the police, the Holy Book of Quran is being burnt. It's not an element of freedom of expression. It is a very clear provocation on the contrary, and it's a crime of hate. It's a hate crime. Nobody should expect us to remain silent and indifferent in the face of such actions. In the name of the common future of the entire human race, all of these countries should embrace more resolute policies in order to fight Islamophobia once and for all. If there's any discrepancy in the legislation of those countries, it should be taken care of. If you need laws, you need to pass laws expeditiously. As a responsible member of the international community, I would like to use an expression here, which can be roughly translated as the follows. A true friend speaks of the bitter truth, and this is the principle that we highly value. And les plus grandes économies de la planète, et on a une responsabilité de pouvoir pousser pour des solutions et de pouvoir résoudre les différends. Et c'est toujours un processus. L'année dernière, on a eu de très bonnes discussions. Cette année, on a eu de très bonnes discussions. On a mis de la pression, on a avancé plusieurs enjeux. Et on va avoir encore des discussions sûrement difficiles, mais franches, l'année prochaine au Brésil pour le G20. Ces conversations continuent, mais nous devons rester là pour livrer les résultats. Hello, Prime Minister. Karina Roman, CBC News. Many have remarked on how awkward and stilted the public interactions have been between you and Prime Minister Modi. What accounts for that tension? I think, as always, there are a lot of different subjects that are important for Canadians, whether it's the rule of law and the international rules-based order, whether it's ensuring prosperity, access for our farmers to markets overseas. There's all sorts of different issues, and we've had serious and frank conversations, as Canadians would expect. But many have described your relations at this time as strained, a challenge, deteriorating. How do you describe the relationship between yourself and Mr. Modi and between Canada and India, and where would you like? हमारे साथ सहयोगी प्रीति चौहान जुड़ गई हैं, मंडपम में हैं। प्रीति, आधिकारिक तौर पर देखिए समापन हो चुका है G20 का, लेकिन अगर हम कहें, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा था कि भारत को आखिर क्या मिला, क्या क्या लगता है कौन सी डील्स पर हस्ताक्षर किए गए और वो भारत के लिए किस तरह से फायदेमंद रहेंगी? देखिए, डील्स पे हस्ताक्षर तो मैं कहूँगी कि G20 के सामने तो बहुत छोटा शब्द होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि हम वैश्विक बात करें अगर G20 को लेकर के, तो 72 बड़े मुद्दे हैं जिस पर पूरे विश्व ने सहमति जताई है। और ख़ासकर अगर हम भारत की बात करें, जिसमें आप डील्स की बात कर रही हैं, तो हमने कल एक एडवाइजरी दी थी जिसमें लिखा गया था कि गोवा रोड मैप्स के बारे में जो डील है वो साझा हुई है। साबरमती पर गुजरात को लेकर के एक कोई डील है, MSME को लेकर के उसके ऊपर भी कोई डील है जिस पर बातचीत हुई है, सहमति बनी है, और एक कोई डील है जिस पर सहमति बनी है तमाम देशों की। लेकिन फिलहाल G20 में ग्लोबल अगर जिन मुद्दों पर सहमति बनी है, अगर ग्लोबली वैश्विक तौर पर अगर हम बात करें, तो तकरीबन 72 बड़े मुद्दे हैं चारुल, जिस पर तमाम जो वैश्विक देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, वो सहमत हुए, आगे आए और उस पर सहमत होकर उन्होंने आगे कदम बढ़ाने का फैसला भी किया है। और ये कहा भी जा रहा है कि ये G20 2023 का जिसकी मेज़बानी भारत ने किया है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट रहा है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल G20 का ये समिट रहा है, जिसमें 72 ऐसे मुद्दे रहे जिस पर कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े बड़े शक्तिशाली देश, जो सुपर पावर्स कहलाने वाले देश, एक साथ आएंगे और अपनी बात को एक साथ रखेंगे और मान भी जाएंगे। चलिए, शुक्रिया प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए कई सारी चीजें आप कह सकते हैं डील जैसी फाइनल हुई हैं। वैश्विक मुद्दों की अगर बात कर लें तो जलवायु पर इसमें देखिए बातचीत की गई है। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार रखे और बताया कि किस तरह से फायदेमंद है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, हमें कितना कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्रिप्टो करेंसी किस तरह से आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है।